स्टार्ट। यह वाकई चिंताजनक स्थिति है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता वाला देश बन गया है। यानी हमारे यहाँ गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, जबकि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। समाजशास्त्री समय समय पर यह बात दोहराते रहते हैं कि आर्थिक असमानता कई समस्याओं की जड़ है। देश में उदारीकरण का दौर जब शुरू हुआ था तो यह उम्मीद की गई थी कि सबका भला होगा, आम आदमी की जेब में पैसा आएगा, उसके दिन भी सुधरेंगे और वह अपनी माली हालत को मजबूत करेगा। लेकिन उसकी माली हालत में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। माना जा रहा है कि उदारीकरण का फायदा अमीरों को ज़्यादा मिला है। ताज़ा वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ 10% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 57% है। देश में औसत घरेलू संपत्ति 9,83,000 रुपये के करीब है। इसमें नीचे के 50% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। उनकी संपत्ति महज 66,280 रुपये है। देश के युवाओं की सालाना कमाई औसतन 2,04,200 रुपये है, जबकि 50% लोगों की औसत कमाई महज 53,610 रुपये है। ये आंकड़े चौंकाने पर मजबूर करते हैं। जिस तेजी के साथ अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, वह देश के लिए अच्छी नहीं है। देश को युवाओं का देश माना जा रहा है, लेकिन जब देश के 50% युवाओं की मासिक कमाई 5,000 रुपये से भी कम है, तो आर्थिक नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है। क्या इतनी रकम में एक घर चलाया जा सकता है? क्या इतनी रकम में वह अपने परिवार को एक सामान्य जिंदगी दे सकता है? बढ़ती महंगाई के दौर में तो यह संभव नहीं है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर हम आर्थिक मोर्चे पर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम युवाओं की एक ऐसी भीड़ का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं जिसके पास अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं है, जिसके पास अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने की क्षमता नहीं है? यह समय है जब नीति निर्धारकों को देश की आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से सोचना चाहिए और देश के भीतर बढ़ रही अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यह खाई लगातार बढ़ती रही तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए यह स्थिति खतरनाक होगी। सरकार को आर्थिक स्तर पर ऐसे प्रयास करने की ज़रूरत है जिससे असमानता की खाई बढ़ने की बजाय कम हो। नशीले पदार्थों की तस्करी के दर्ज प्रकरणों के आंकड़ों को देखकर राजस्थान की पुलिस भले ही ज़्यादा कार्रवाई करने की बात कहे, लेकिन इसका दूसरा एवं चिंताजनक पहलू यह भी है कि प्रदेश नशे का गढ़ बनता जा रहा है। इस बात को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि नशीले पदार्थों की तस्करी एवं नशाखोरी का दायरा बढ़ा है, तभी तो पुलिस कार्रवाई के मामलों की संख्या बढ़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है
उसमें आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश की तस्वीर बेहद भयावह है। हालत यह है कि धार्मिक स्थलों से लेकर पर्यटन स्थल एवं शिक्षा के केंद्र भी इस नशे से अछूते नहीं बचे हैं। पिछले 2.5 साल में प्रदेश के नशीले पदार्थों की तस्करी के 16,768 प्रकरण दर्ज हुए। वहीं 20,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। जिलों की बात करें तो उदयपुर नशाखोरी के मामले में सबसे आगे है। राजधानी जयपुर का तीसरा स्थान है। हैरत की बात तो यह है कि उदयपुर एवं जयपुर के मुकाबले बेहद छोटे जिले श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ भी नशा तस्करी एवं नशाखोरी के मामले में इनके समकक्ष ही है। गंभीर विषय यह भी है कि नशे के मामले में बदनाम पंजाब के आंकड़े भी प्रदेश से कम हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें और औसत निकाला जाए तो श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में तो रोजाना ही 1 से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। दोनों जिलों में नशा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक घुसपैठ कर चुका है। विचारणीय यह भी है कि नशे के प्रकार भी अब बढ़ रहे हैं। सस्ते नशे के साथ साथ महंगा नशा भी पैर पसार रहा है। शराब, अफीम व पोस्त के साथ मेडिकेटेड नशा भी तेजी से बढ़ा है। पुलिस कार्रवाई में नशे की गोलियां बरामद करने का आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। स्मैक, चिट्टा एवं हेरोइन तस्करी के मामले भी सामने आने लगे हैं। कभी पंजाब में खेतों में श्रमिकों से ज़्यादा काम लेने के लिए उनको पोस्त की चाय पिलाई जाती थी। इसका असर श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ पर भी पड़ा। पोस्त जब प्रतिबंधित हुआ तो नशे के आदि मेडिकेटेड नशा अर्थात टैबलेट खाने लगे। वैसे तो नशाखोरी के खिलाफ पुलिस एवं कई स्वयंसेवी संगठन समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। नशा मुक्ति केंद्र भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं। इसके बावजूद नशा बढ़ रहा है तो जागरूकता अभियानों एवं नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है।